निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता यह सोचते हैं कि वाहनों के लिए सम विषम संख्या योजना ऑड इवन स्कीम के अस्थायी प्रयोग, विद्यालयों, फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यकलाप को बंद करने और कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ने की राह है। इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन कुल वाहनों का 1% हैं और उन्हें सड़कों से हटा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कतिपय ईंधनों और कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है। पेट्रोल या सीएनजी इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन अधिक PM 2.5 और कम CO2 उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत पेट्रोल इंजनों की तुलना में डीजल और सीएनजी इंजन दोनों अधिक NOx उत्सर्जित करते हैं। किसी ने भी सीएनजी इंजनों से उत्सर्जित हो रहे NOx के परिमाण को मापा नहीं है। जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण, फिटनेस टेस्ट और आवधिक प्रदूषण प्रशिक्षण से पारित हो चुके हैं, उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। आवश्यकता इस बात की है प्रदूषकों के स्रोतों के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो और वे प्रौद्योगिकियां हों जो उनसे प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करें। 21. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए. प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। ये तो ठीक नहीं है। बी. तुरंत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होंगे। ये सही लगता है, क्योंकि जो भी तरीके बताए गए हैं पैसेज में वो ऐसे ही हैं जैसे ऑड इवन है, या पुरानी गाड़ी हटा दी जाए, या ज़्यादा उनको प्रतिबंध लगा दिया जाए जबकि वो फिटनेस टेस्ट क्लियर भी किए हैं, या सीएनजी NOx की चेकिंग नहीं। सो 20 NOx का ना कोई डेटा है, सो साक्ष्य की भी कमी है। सो 20 द आंसर। सी. आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये भी सही नहीं है। डी. प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। तो ऐसा कानून के अभाव की कोई बात नहीं हुई है। सो इंग्लिश पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे। परिच्छेद 2, सुचारू निगम शासन, कॉरपोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक आधारभूत कारण कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा की ओर उन्मुख हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि है। प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्तपोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। निवेशक ऐसी जगह निधियन का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक, समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी वित्तधारियों के प्रति समान व्यवहार किए जाते हैं। 22. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा व्यक्त युक्तियुक्त अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए. अच्छे बाह्य वित्तपोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। बी. सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सी. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखे। डी. सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है। सो यहाँ भी बी की बात है, विश्वसनीयता
की बात है, जहां पर सबके साथ समान हो, वित्तीय रिपोर्टिंग हो सटीक, वहां लगाना चाहते हैं। तो सुचारू निगम जो है वो ये देता है। और सुचारू निगम शासन कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सो बी सीम्स टू बी करेक्ट आंसर। डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। Read the following 3 passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on the passages only. Passage 1. To tackle the problem of pollution in cities, policymakers think that drastic actions like temporary use of odd even numbers scheme for vehicles, closing schools, factories, construction activities and banning the use of certain type of vehicles are a way forward. Even then the air is not clean. Vehicles more than 15 years old comprise 1% of the total, and taking them off the road will not make any difference. Banning certain fuels and car types arbitrarily is not proper. Diesel engines produce more PM 2.5 and less CO2 than petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more NOx than petrol engines. No one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting. Arbitrarily bans on vehicles that have passed mandated fitness tests and periodic pollution tests are unfair. What is needed is the scientific and reliable information about the source of pollution on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from them. So 21. Which one of the following statements best reflects the most logical and rational implication conveyed by the passage? A. Arbitrary curbs on vehicles to reduce pollution are difficult to implement. B. Knee-jerk reactions cannot solve the problem of pollution, but an evidence-based approach will be more effective. So B is the answer. C. A heavy penalty should be enforced on those driving without periodic pollution tests. D. In the absence of laws to deal with the problems of pollution, the administration tends to make arbitrary decisions. So C के बारे में तो लिखा है ये सही नहीं है कि हम उन पर पेनल्टी लगाएं, अनफेयर है, बैन लगाएं, और डी की कोई बात नहीं हुई, एब्सेंस ऑफ लॉ की कोई बात नहीं है. नाउ पैसेज टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. स्ट्रक्चर्स encourage companies to provide accountability and control. तो accountability important point है. A fundamental reason why corporate governance has moved on to the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. Effective corporate governance enhances access to external finance by firms, leading to greater investment, higher growth and employment. Investors look to place their funds where the standards of disclosure, of timely and accurate financial reporting, and of equal treatment to all stakeholders are met. तो यही बेनिफिट है कि वो सुचारू रूप से चलाते हैं, गुड गवर्नेंस होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उस पर लोगों का विश्वास होता है, एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, टाइमली रिपोर्टिंग है, स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को इक्वल ट्रीटमेंट है. सो 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल inference from the passage given above? A. It is an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing. B. Good corporate governance improves the credibility of the firms. C. International capital markets ensure that the firms maintain good corporate governance.
D. Good corporate governance proves the way for robust supply chain. So B is the answer. परिच्छेद 3। हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। वे वन में वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं, कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं और अन्य पादपों के पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं को निर्वाह उपलब्ध होता है। हाथी पादप, फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मल त्याग के साथ इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है और कीटों के लिए प्रजनन स्थल की तरह काम करता है। सूखा पड़ने के समय ये धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुंच जाते हैं, जो दूसरे वन्य जीवों को लाभ पहुंचाता है। 23। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा निगमित हो सकने वाले सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। बी, हाथी कुंजीशिला की स्टोन प्रजाति हैं और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। हाँ, तो ये लाभ पहुंचाने की बात ही लिखिए। एंड सी, वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाई रखी जा सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। देयर में बी अदर मेथड्स इफ हाथी आर नॉट देयर। हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों और वनों को फिर से बना लें। इंग्लिश में देखते हैं। पैसेज 3। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, creating clearings in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for the regeneration of others, which in turn provide sustenance to other herbivorous animals. Elephants eat plants, fruits and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. Elephants' dung provides nourishment to plants and animals and act as a breeding ground for insects. In times of drought, they access water by digging holes, which benefits other wildlife. 23. Which one of the following statements best reflects the most logical and rational inference that can be drawn from the passage? A, the home range of elephants needs to be a vast area of rich biodiversity. B, elephants are the keystone species and they benefit the biodiversity. C, rich biodiversity cannot be maintained in the forest without the presence of elephants. D, elephants are capable of regenerating forest with species as per their requirement. So B is the answer. Next is 24. If 7, then there is a symbol 9 and 10 is equal to 8. Then 9 symbol, 11 symbol, 30 is 5. 11 symbol, 17 symbol, 21 is 13. What is the value of 23 plus 4 plus 15? So if we see the right hand, we can try that because this will have same value, same symbol is there, it may be plus or it may be minus. So we put 7 plus 9 plus 10, everywhere it will be same sign, so 26, and if we add 26 then it becomes 8. So let's check whether it is working. We check here 11, 17 and 21. If we add them, 9 and 4, and 9 plus 4 is 13. So we are adding them and then converting the resultant also we are adding. So 9 plus 11 plus 30, 20 plus 30, 50. So single digit is 5 plus 0, 5. So यही concept यहाँ लगाएं.
23 प्लस 4 प्लस 15, तो ये 27 एंड 15 4, so answer is 6. 4 plus 2, answer is 6. Answer is A. Next is 25th. Let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? तो 7x तो डिवाइड ही हो रहा है x से, 7 बच जाएगा। अब 96 को भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसके फैक्टर करें अगर हम, सो 96 के फैक्टर होंगे और फिर वो वैल्यूज़ को हमें देखना पड़ेगा कि वो डिवाइड हो रही हैं। 4 एंड 8 48, तो 48 डिवाइड होता है 7 से। नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, इट शुड बी डिविजिबल बाय x। x की वैल्यू हमें चाहिए, सो हम इसके फैक्टर करते हैं, देन वी विल सी। फिर 2 से किया तो 24, फिर 2 से किया तो 12, फिर 2 से किया तो 6। x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, तो x जो यहाँ पर है वो मल्टीपल ऑफ 7 है, तो यहाँ से हमें मल्टीपल ऑफ 7 देखने हैं। तो x जो है 96 का फैक्टर होना चाहिए, और 96 के फैक्टर के लिए हमने 96 के फैक्टर्स कर लिए। तो फैक्टर हुए 96 के 96, 48, 24, 12, 6, then we have 8, 4, 3, 2, 1, मीन्स इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। एक इनको मल्टीप्लाई करके भी जो कॉम्बिनेशन बन सकते हो, सो 8 इंटू 4 बन सकता है 32, 6 इंटू 4 तो है ही 18 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18। 18 से देखें हम क्या डिवाइड हो रहा है, 6 आना चाहिए, सो 6 बार करके देखें हम 18 इंटू 6 ही नहीं आ रहा है, बिकॉज ये डिवाइड नहीं होगा। 18 का अगर हम टेबल देखें तो 18 5 टाइम्स लें हम, वो 90 होगा, और फिर 96 नहीं हमारा कैंसिल होगा, तो 18 नहीं होगा, सो दिस इज नॉट देयर। देन वी कैन सी 8 इंटू 2 16 नहीं है इसमें, तो 16 को हम ऐड करें तो 16 हो जाएगा, बिकॉज 16 6 टाइम्स करें तो 96 आ गया। सो काउंट करें, हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 8 इज 12। ये भी है हमारा करेक्ट, सो आंसर इज सी। 25 इज सी, आंसर इज सी। 7x जो है डिवाइड हो गया x से, सो 96 भी डिवाइड होना चाहिए, तो x इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो इतनी पॉसिबल केसेस हैं। 26, इफ p q r and s are different, are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of p plus q r plus s? तो इसमें कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हमें चेक करना होंगे। जैसे कि सिंगल डिजिट है तो हम 9 ले लें, लेकिन ये डिस्टिंक्ट है, तो 9 7 6 8, तो इसमें हम मान लो 9 8 लें और 7 प्लस 6 लें। एक हो सकता है 9 प्लस 6 7 प्लस 8, और एक हो सकता है 9 प्लस 8 9 प्लस 7, लेकिन इसमें कोई एक मैक्सिमम होगा इंटू 8 प्लस 6। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं वैल्यू, 9 प्लस 8 17 इंटू 13, तो ये 2 2 1 आएगा, दिस इज 2 2 1। देन 9 प्लस 6 इज 15 and 7 plus 8 is 15, that is 2 2 5, and then 9 plus 7 is 16 and 8 plus 6 is 14, वो 224 आएगा। तो this 15 into 15, C is the answer. A number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? तो आपने 9 9 लिख लिया,
और as many times that we can think it will be divisible by 13. So 13 से divide किया तो 13 into 7 is 91, 8 9 हमने यहाँ से ले लिया 9, 13 into 6 78, 11 रिमाइंडर हुआ, 9 ले लिया, this 9, so 9 आ गया. Then we it goes by 9 times 117, 2 बचा, फिर 9 ले लिया, this 9, 13 2 times 26, 3 रिमाइंडर, 9 ले लिया, 3 times 0 आ जाएगा अब. So यहाँ 3 times. तो this 9 also we have taken. So 1 2 3 4 5 6 9 के बाद 0 आ रहा है. So हम 99 को 6 से डिवाइड करें, 3 रिमाइंडर बच गया. 3 रिमाइंडर मतलब यहाँ तक नंबर बचे, और यहाँ तक नंबर बचने में मीन्स हम यहाँ तक है 11 जो है रिमाइंडर है. A is the answer. Each digit of a 9-digit number is 1. It is multiplied by itself. What is the sum of the digits of the resulting number? तो जैसे कि हम जानते हैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है 1 2 1 2 1, तो ये आता है. तो हो क्या रहा है, 3 है तो ये 1 2 3 तक गया और फिर रिवर्स ऑर्डर में चला 2 1. ऐसे ये 1 2 तक गया, फिर रिवर्स में 1 गया. तो हम यही कॉन्सेप्ट लगा के 9 बार है अगर, तो ये 9 तक जाएगा एंड 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7. आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 8, यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. 9 अब रिवर्स में चलेगा, 8 7 6 5 4 4, देन यहाँ पर आएगा 3 2 1. तो ये नंबर आएगा, इन्हें ऐड कर लिया जाए. तो जैसे कि हम जानते हैं इनका एडिशन क्या होगा, 3 3 6, 6 and 4 10, 15 21 28, 28 and 8 36, and 36 and 9 is 45. यहाँ तक 45 हो गया. और 8 जब था वो तब तक था हमारा 36. तो 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इधर वाला 8 7 यही वैल्यू है. तो इससे जब हम ऐड करेंगे तो ये 81 आएगा. सो 81 इज द आंसर. 28 C is the answer. Now 29, what is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100? तो इसका मतलब हुआ ये हो रही है, इसमें पैटर्न है एक, आप देखें तो 1 12 13, अगर ऐसे आप 19 तक लिखें तो क्या हुआ कि 1 जो है 9 टाइम्स आया और 1 2 3 आ गया 9 तक. उसके बाद जब 2 वाली सीरीज होगी 21 22 23 तो ये 9 बार आ गया था 1, तो 2 भी 9 बार आ जाएगा. ऐसे ही 3 भी 9 बार आ जाएगा. तो ये आपका 9 तक 9 बार आ गए हर एक वैल्यू. तो ये वाली डिजिट हो गई. इसके बाद अब देखें 1 2 3 9 तक ही, तो ये एक बार आ गया. और ऐसे ये 91 92 जाएंगे तो मतलब 9 बार हो गया. 9 की जगह ये 18 हो गया, 9 बार आ गया. सो ये 18 हो गया, या उसे 2 से गुणा कर देते तो ये वैल्यू हो गई. और इसके अलावा जो 10 20 30 40 ये भी 100 तक जा रहा है. तो 9 तक क्या हुआ, ये 19 हो जाएगा. 1 2 3 4 ये 9 19 हो जाएगा. 19 बार आ गया 1 + 2 + 3, और एक ये वैल्यू बचेगी आखिर में. तो 1 + 2 + 3 अप टू 9 और उसे 19 से मल्टीप्लाई कर दें. तो अभी हमने यहाँ करा था 9 तक 45 आ गया था. 45 × 19 और एक और जोड़ेंगे उसमें 855 ये आ गया. 855 + 1 is 856. So B is the answer. A B C D
is a square, 1 point on each of AB and CD and 2 distinct points on each of BC and DA are chosen, how many distinct triangles can be drawn using any 3 points as vertices out of these 6 points? So फिगर तो ये कुछ ऐसी होगी, ये AB है एंड ये CD है, इन पे एक एक पॉइंट लिया, इन्हें डायगोनल्स को ज्वाइन किया और डायगोनल्स पे 2-2 पॉइंट ले लिए और 2-2 पॉइंट, तो ये 6 पॉइंट हो गए। इन 6 पॉइंट से हमें बनाने हैं ट्रायंगल। तो मान लीजिए हम इसे फिक्स कर लेते हैं, ये सब में है, तो 1 ट्रायंगल इस वाले के साथ बनेगा, 2 ट्रायंगल हो जाएंगे, इसको ले लिया। पहले हम इस साइड वाले ले लेते हैं, तो 1 ट्रायंगल हो गया, फिर इसके साथ ले लिया और इसके साथ 2 ट्रायंगल, देन वी टेक इसके साथ और इसके साथ 3 ट्रायंगल एंड देन इन दोनों के साथ लें 4 ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल आ गए इस साइड में और 4 ट्रायंगल इधर से आ जाएंगे, तो 8 ट्रायंगल हो गए। और 8 अगर हम इस पॉइंट को फिक्स कर लें तब आ जाएंगे इस वाले को, तो 16 हो गए। इसके अलावा जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों पॉइंट्स को हटा दिया, अभी तो इन दो को फिक्स कर दिया था, तो एक ये वाला आ जाएगा जब हम इसके साथ मिलाएं। इन दोनों को अब हटा दिया, तो 1 यहाँ से आया, अब इसके साथ लेंगे तो एक और आ जाएगा 2। अब ऐसे ही कि हम इधर से लें तो 2 इधर से आ जाएंगे, 4 और आ जाएंगे, 20 आ गए। सो C इज द आंसर। सो 16 + 4, C इज द आंसर। जब हमने इन दोनों को हटा दिया, इसको भी नहीं लिया और इसको भी नहीं लिया, तो 4 और आए। निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्र के पास है। नगरपालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण, संसाधन, पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। इन सब अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है? आदर्श रूप से यह श्रृंखला में पृथक्करण, गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच, संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है? यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है, अर्थात घटक जैव निम्नीकरणीय है या नहीं है और उसका कैलोरी मान क्या है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय घटक 50% से किंचित मात्र ज़्यादा है और जैव मेथनन, बायोमेथनेशन से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। 31 उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1. नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। 2. संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकीय आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। उपर्युक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी सही है? हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर बेसिकली डी होता है, लेकिन इंग्लिश के बाद ही डिसाइड करेंगे। 32 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? 1. नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं होगा। बी. जैव मेथनन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। सी.
नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। डी, भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। सो इसका आंसर सी है, बट फाइनल इंग्लिश के बाद परिच्छेद 2। ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। वास्तविकता यह है कि चूंकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी काफी नया है और ठीक से विनियमित नहीं है, किसान और उपभोक्ता समान रूप से न केवल भ्रमित हैं कि कौन से उत्पाद उनके लिए सबसे अच्छे हैं, बल्कि कभी कभी उत्पादों का ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं कि उन्हीं को हानि पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, चूंकि भारत में जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्राप्त होना कठिन है, अतः किसान प्रायः खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं जिनमें अविषाणु टॉक्सिक रसायन और भारी धातु हो सकते हैं। कतिपय पादप फुहारों, उदाहरण के लिए धतूरा फूल और पत्तियों के फुहारों में एंट्रोपिन नाम का तत्व होता है। यदि इसका इस्तेमाल ठीक ठीक मात्रा में ना हो तो वह उपभोक्ता के स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है। दुर्भाग्य से इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान का विनियमन नहीं हुआ है। Directions for the following 5 items. Read the following 3 passages and answer the items that follow the passage. Your answers to these items should be based on the passages only. Passage 1. In India, the segregation of municipal waste at source is rare. Recycling is mostly with the informal sector. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. Where does waste to energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation between wet waste and the rest, collection, recycling, and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is the waste that is biodegradable versus non-biodegradable component and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%, and biomethanation offers a major solution for the processing this. 31st. Based on the above passage, the following assumptions have been made. First, collection, processing of and segregation of municipal waste should be with government agencies. 2. Resource recovery and recycling require technological inputs and can be best handled by private sector enterprises. Which of the assumptions given above there is are correct? One only, two only, both one and neither one nor two. So D is the answer, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं कहा गया जो इसमें कहा जा रहा है कि शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज या ये हैंडल्ड बाय प्राइवेट, ऐसी कोई बात नहीं। देन 32. Which one of the following statements best reflects the crux of the passage? A. Generation of energy from municipal solid waste is inexpensive. B. Biomethanation is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. C. Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plants. D. The biodegradable component of India's municipal solid waste is not adequate to provide energy from waste efficiently, effectively. So answer is C. ये फर्स्ट स्टेप है सेग्रीगेशन, जो हमारे यहाँ नहीं है, रेयरली है, जो कि रेयरली है. Passage 2. There is a claim that organic farming is inherently safer and healthier. The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers
alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure, which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays such as Dhatura flower and leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched or regulated issues. So 33 क्वेश्चन, उपर्युक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। एक, जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए सुरक्षित है। दो, किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है। सो इसमें तो केवल सेकंड ही आंसर करेक्ट है, इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे। सो बी होगा आंसर। देन 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त, तर्कसंगत और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ए, भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थानापन्न के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। बी, रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है। सी, भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता की जरूरत है। डी, जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं है। धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता की जरूरत है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि कौन सा और कितनी मात्रा में यूज करना है। तो सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश के बाद डिसाइड होगा। परिच्छेद 3, पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोग के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि ज्वार बाजरा जैसे अनेक पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुने से अधिक बढ़ गया है, फिर भी इससे कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ है। लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न, विशेषकर प्रधान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप देशी पारंपरिक फसलों, अनाजों, फलों व अन्य सब्जियों के उत्पादन व उपभोग में कमी आई और इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त गहन एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि, जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नीकृत होती है, जिसके कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा की समस्या चिरस्थायी हो सकती है। 35, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। एक, सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए और भुखमरी को पूरी तरह मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य हैं, भले ही इनसे कुपोषण का समाधान ना हो। 2, कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। 3, खाद्य आयोजना विषयक सरकारी नीतियों में पोषण की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है। 4, वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीकों से उपदान, सब्सिडी और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं और इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणाएं वैध हैं? तो अगर हम ए को देखें तो कुपोषण का समाधान न हो ऐसा तो नहीं, बल्कि कुपोषण हो रहा है, इस पर ध्यान देने की बात कही गई है। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और नकारात्मक, ये भी नहीं है। तीसरा, खाद्य आयोजना विषयक सरकारी नीतियों में पोषण की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है। तो ये ठीक है, क्योंकि यही बात कही है कि उत्पादन बढ़ाने के
आईडीए से कुछ चीजें छूट गई जिन्हें अब हम उत्पाद नहीं करें और पोषण कम हो गया। वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीकों से उपदान, सब्सिडी और सरकार, ऐसी तो कोई बात कही नहीं गई, लेकिन वो ऐसा संभव है, विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं रहते, वो एक सी फसल उगाते रहते हैं, क्योंकि ये जो है पूर्व धारणा है और वो विविध फसलें नहीं उगाते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। दो कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। ये सही है क्योंकि हम उत्पादन में वृद्धि के आइडिया से हमने पारंपरिक फल सब्जी नहीं उगाए तो नकारात्मक हो रहे हैं। और दूसरी, खाद्य अनावश्यक सरकारी नीतियों में पोषण की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है, ये भी ठीक है, तभी आवश्यक है, तभी वो वैसी फसलें उगाएंगे। वर्तमान एक धान्य की हो रही है कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीकों से उपदान, सब्सिडी और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं, इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। तो इस तरह की कोई बात नहीं कही गई, तो इसका आंसर बी होगा। आगे इंग्लिश पढ़ते हैं फिर। Based on the above passage, the following assumptions have been made. Organic farming is inherently unsafe for both farmers and consumers, though farmers and consumers need to be educated about eco-friendly food. So ये दो आंसर है, B is the answer for this question. Which one of the following statements best reflects the most logical, rational and practical message conveyed by the author of the passage? A. In India, organic farming should not be promoted as a substitute for environmental farming. There are no safe organic alternatives to chemical fertilizers. C. In India, farmers need to be guided and helped to make their organic farming sustainable. So C is the answer. D है, the aim of organic farming should not be to generate huge profit as there is still no global market for its products. तो ये ठीक नहीं है. Next is passage 3. Food consumption patterns have changed substantially in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious foods such as millets. While food grain production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops, grains, fruits, and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process. Further, intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and nutrition security problem by degrading the quality of land, water, and food derived through them. 35. Based on the above passage, the following assumptions have been made. 1. To implement the sustainable development goals and to achieve zero hunger goal, monoculture agriculture practices are inevitable even if they do not address malnutrition, though dependence on a few crops has negative consequences for human health and the ecosystem. 3. Government policies regarding food planning used to incorporate nutritional security. 4. For the present monoculture agriculture practices, farmers receive subsidies in various ways and government offers remunerative prices for grains, and therefore they do not tend to consider crop diversity. Which of the above assumptions are valid? 2 and 3. So B is the answer. Maths है. A box contains 14 black balls.
20 blue, 26 green, 28 yellow, 38 red and 54 white. Consider the following statements. The smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. तो हम सारी गेंदें लिख लेते हैं, कितनी है 14, 20, 26, 28, 38 एंड 54। तो मतलब कि जो सबसे कम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 कलर हैं, तो अगर 5 गेंद कम निकालें तो कम से कम हर कलर की एक गेंद आ जाएगी। तो हम टोटल करके 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 4 10 18 एंड 8 26 एंड 4 33 8 18 एंड 2 20 22 एंड 23 5 5 10 2 12 2 14 1 15 और 3 18 180 है टोटल। 180 में से 5 घटा दें तो एक कलर की तो पूरी आ गई ना, तो 175 आंसर होगा। तो ये ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167। अब each color चाहिए, तो यहाँ से हम अगर 13 घटा दें टोटल में से, तो 14वीं तो आ गई, इसमें तो 1 तो आ गई, तो हम 13, क्योंकि यही मिनिमम है और हमें स्मॉलेस्ट निकालना है। नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color। तो यहाँ पर हम लिख दें 13 subtracted, so 7 6 1, तो ये भी ठीक है। So both C is the answer। If 0 is written CHUR and then how is player written? तो 0 में हम देखें CHUR, तो ये बीच में A भी आ गया, 2 आ गए, एंड E के लिए FGH, तो FG आ गए बीच में, R ST 2 ST आ गए बीच में, O R एंड O में ST आ गए, और U एंड R में आए थे PQR STU, O के बाद R 2 आए बीच में, तो सबके बीच में 2 आ रहे हैं, PQR STU O R, PQ आ गए, O और R के बीच में PQ आ गए, एंड R के बीच में ST आ गए, RSTU। तो हर एक के बीच में 2 2 आ रहे हैं डिफरेंस। तो यहाँ प्लेयर में P के लिए हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें आगे चला जाएगा, S आएगा, तो सब में ही S है, L L M N O सब में O है। तो जहाँ तक D और C में देखें क्या है, A के बाद तो फिर B C D आएगा, तो पहला तो छोड़ दीजिए, अब 3 ये बचे, Y X Y Z और फिर A, तो Z A B आएगा, तो सब में B है। अब इसका मतलब G भी नहीं रहेगा, H आएगा, क्योंकि यहाँ पर E है तो F G H आ गया, एंड देन R। और ऐसे में हम ये भी देख सकते हैं कि हम लास्ट वाले को चेक कर लें सीधा। ये टाइम बचाने के लिए अगर हम उल्टा काम करें कि सीधा R को चेक करें, और R का जैसे हमने देखा O आ रहा है, R का U आ रहा है, तो हमें ये पूरे देखने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ R और U देख लेते, बाकी 3 T थे तो ये ऑटोमेटिकली। तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पूरा हिंट था कि R का O है और R यहाँ पर O एक ही में था। सो नीड नॉट टू डू द होल एक्सरसाइज। 38 consider the following statements. A is older than B, C and D are of the same age। so A यहाँ पर है, B कहीं यहाँ है, और C D यहाँ भी हो सकते, कहीं भी हैं, बट दे आर ऑफ सेम एज। A के ऊपर भी हो सकते हैं, B के भी है। E is the youngest, E यहाँ कहीं है। F is younger than D, F यहाँ है, तो C से भी यंगर हो गया। F is older than A, so ये जो दोनों हैं ऊपर चले गए। C D यहाँ होंगे, उसके नीचे F आएगा, then A आएगा।
How many statements given are required to determine the oldest persons? So एक तो ये A is older than B and F is older than A, तो यहाँ से ये पता चला ये दोनों सेम एज है. F is younger than D, ये यहाँ से पता चला. So we used all the five, so all the five were required. D is the answer. So हमने यहीं आके डिसाइड किया इसमें लास्ट में कि F is older than A, कि ओल्डेस्ट जो है C D है, सारे यूज हुए हैं. Consider the following including the question and the statements. There are 5 members A, B, C, D in a family. Question: what is the relation of E and E to B? A and B are a married couple. 5 मेंबर हैं. E और B में निकालना है, A and B में. Statement 2: D is the father of C. E is D's son. A and C are sisters. Which of the following is correct in respect of the above question and statements? Statement 1, 2 and 3 are sufficient to answer the question. 1, 3 and 4 are sufficient. 4, all 4 together. All 4 statements are not sufficient to answer the question. So यहाँ हम देखें कि suppose A, B married couple हैं और D is father of C. So A, B and C is D is father of C. Somewhere C and D. Then E is D's son. E is D. तो D और C बहन भाई या भाई भाई whatever. Some brother sister or brother brother. A and C are sisters. A and C are sisters. This is E. So D का E D का सन है, ये इसका सन है. अब इसकी बहन A हो गई और B से मैरिज हो गई, तो करेक्ट बैठते हैं. तो सारे ही स्टेटमेंट यूज किए. E एंड B में रिलेशन निकालना है. E एंड B. A एंड C सिस्टर हैं और ये बॉय है, और तो ये ब्रदर सिस्टर हुए. A ही ब्रदर सिस्टर हो गए, तो B will be brother-in-law to E. All 4 are required. Choose the group which is different from the others. 17, 37, 47, 97, 31, 41, 53, 67. तो जैसे कि हम देख रहे हैं पहले वाले में ये सब प्राइम नंबर हैं. 17, 37, 40, 31, 41, 53, 60 ये भी प्राइम है. 71, 73, 79 एंड 83. इसमें हम 91 13 से डिवाइड होता है 7 टाइम्स. सो D इज द आंसर. बाकी ये सब प्राइम नंबर. 91 नहीं है. बिलो 100 जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. तो 17 आ गया अभी तक. 31, 37, 37, then 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83. 83 लास्ट वाले में जो है 83 भी है, 89 भी है, 97. सिर्फ एक ही है 91 जो कि नहीं है. सो D इज डिफरेंट.